हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जीके जीएस प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमने पहला सब्जेक्ट अपना भारतीय इतिहास शुरू किया था, जिसमें हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे थे। इसमें हमने अपनी 10 क्लास अब तक कर ली हैं और आज हमारी जो लास्ट क्लास है दक्षिण भारतीय राजवंश, और 11 क्लासेस में हमने टोटल अपना दक्षिण भारत हम ख़त्म करने वाले हैं, सॉरी प्राचीन भारत ख़त्म करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपकी जो आज क्लास होने वाली है वो लास्ट क्लास है। आज इस क्लास में हम दक्षिण भारतीय राजवंशों के बारे में जो जो मुख्य बातें हो सकती हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती रही हैं, जो पूछी जा सकते हैं, उनको लेके हम आज बात करने वाले हैं। तो इन सब के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हुई उस पर हम बात करेंगे। और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं कि इसमें हम सब जो राजवंश हैं दक्षिण के, वो उनके बारे में जानेंगे। चोल हो, चेर हो, काकतीय हो, पांड्य हो, राष्ट्रकूट हो, पल्लव हो, वाकाटक हो या चालुक्य हो, इन सब के बारे में वन बाई वन हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो हमारा राजवंश चलेगा वो आपका चोल राज्य पड़ेगा। चोल राज्य आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल जानेंगे क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ मंदिर स्थापत्य शैलियाँ भारत में जो है चलती हैं, तो वो किस क्षेत्र में चलती हैं वो मैंने इसलिए इधर आपके लिए बताने के लिए डाला हुआ है कि इसमें क्या है कि जो मंदिर राजा बना रहे हैं वो किस शैली में बनेंगे, आपकी कौन सी शैली होगी, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये चीज़ें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके नॉर्थ में यानी कि विंध्याचल से कृष्णा तक, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय से लेके, एक सेकंड ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, हिमालय से लेके विंध्य क्षेत्र तक की जो भी आपकी पूरी शैली होती है वो नागर शैली में होती है। यानी नागर शैली जो आपकी है उसमें जो मंदिर बनते हैं वो आपके हिमालय से लेके और वो आपके विंध्य क्षेत्र यानी कि विंध्य पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ के क्षेत्रों तक ये फैली हुई हैं। तो इस तरीके से नागर शैली जो है आपकी नॉर्थ इंडिया पूरा जो है, उत्तर भारत जो है, उसमें आपकी जो मंदिर स्थापत्य शैली चलती है वो नागर शैली चलती है। फिर आपकी बेसर शैली जो है आपकी विंध्य क्षेत्र से कृष्णा तक देखी जाती है, जो आपका मध्य भारत का पूरा पार्ट है। जैसे मैं मैप के हिसाब से बताऊं अगर, तो इस तरीके से जैसे अपना इंडिया हो जाता है अगर, तो ये मान लीजिए इस तरीके से है। तो जो आपका पूरा ये है, ये यहाँ तक पूरा नॉर्थ इंडिया वाला जो पोर्शन है, इसमें आपकी कौन सी शैली चलती है, तो इसमें नागर शैली चलती है। इसमें जो मंदिर निर्माण के जो कला होती है वो नागर शैली होती है। फिर आपका जो मध्य भारत है ये वाला, इसमें आपकी कौन सी चलती है, तो इसमें बेसर शैली चलती है। फिर बाकी उसके बाद क्या है कि दक्षिण भारत का जो भी शैली चलेगी वो आपकी द्रविड़ शैली चलेगी। तो ये तीनों शैलियाँ आपको याद रखनी है कि आपका जो नॉर्थ में नागर शैली, मध्य में बेसर शैली और द्रविड़ जो है आपकी दक्षिण भारत में चलती है। यानी दक्षिण जो द्रविड़ शैली है वो कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक है, और इस शैली में जो मंदिर बनेंगे वो द्रविड़ शैली के मंदिर कहलाते हैं। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है जब हम चोल राज्य पढ़ रहे होंगे तब। तो अब हम बात करते हैं अपना चोल राज्य के बारे में कि चोल राज्य में आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। तो पहली बात इसमें है कि इसके संस्थापक कौन है वो आप जान लीजिए कि विजयालय जो हैं आपके, विजयालय ने स्थापना की थी चोल राज्य की। तो ये इनके समय का जो है, विजयालय ने स्थापना की 850 से लेके 887 तक, यानी 850 से लेके 887 तक ये शासक रहे। और इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी, तो नरकेसरी की उपाधि धारण की। कावेरी बेसिन के आसपास का इनका क्षेत्र था, ये आपको याद रखना है। कावेरी बेसिन के आसपास का, या कावेरी नदी जो है उसके आसपास के एरिया में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि अगर ये दक्षिण भारत है तो चोल, फिर था चेर और यहाँ पे पांडे। तो इस तरीके से होते थे कि कावेरी के आसपास का क्षेत्र ये चोल वाला है, ये चेर का साम्राज्य था इधर केरल के आसपास, और ये आपका दक्षिण में पांड्य राजा थे। तो इस तरीके से तीनों देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्थानीय सुशासन सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या थी। चोल राज्य की सबसे बड़ी विशेषता आपकी जो है स्थानीय सुशासन को देखने को मिलती है। यानी कि स्थानीय सुशासन इनका जो है प्रमुख विशेषता रही है। अगर भारत आपको क्वेश्चन पूछता है कि स्थानीय सुशासन जो है किसके साम्राज्य में चलता था, तो वो आपका चोल राज्य में चलता था। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रतिमाएं बनाई गई वो कांस्य प्रतिमाएं सबसे उत्कृष्ट प्रकार की हैं, सबसे बेहतर प्रकार की कांस्य प्रतिमाएं देखी जाती हैं। इसके अलावा इनकी राजधानी बात करते हैं तो तंजौर या तंजावुर इनकी राजधानी थी जो चोल राज्य की। इसके अलावा
इन्होंने क्या किया कि बंगाल की खाड़ी को, ये क्या कहते थे, बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था, क्योंकि ये इस एरिया में इनका पूरा शासन था इस एरिया में। तो क्या है कि ये पूरी बंगाल की खाड़ी जो भी थी वो इसको चोल झील यानी चोलों की झील कहा जाता था। जब तक इनका शासन रहा तो इसको चोलों की झील कहा जाता था। और इसके अलावा इन्होंने नौसेना स्थापित की। तो इनकी जो नौसेना थी वो काफ़ी बेहतर अवस्था में थी, इसकी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। तो ये 3-4 बातें आपको और इम्पोर्टेंट जाननी है कि ये बंगाल की खाड़ी को क्या बोलते थे, चोलों की झील। इसके अलावा इन्होंने नौसेना को बढ़ावा दिया, नौसेना काफ़ी इसकी उन्नत अवस्था में थी, कांस्य प्रतिमा इनकी बेहतर थी, स्थानीय स्वशासन को इन्होंने शुरुआत दिया, और इनका जो राजधानी है वो तंजावुर या तंजौर थी। तो ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा कुछ राजाएं हैं जो चोल राज्य के जो इम्पोर्टेंट राजा, जो फेमस राजा रहे थे, उनके बारे में जान लीजिए कि परांतक राजा जो है मदुरा कोंड की उपाधि इन्होंने धारण की थी, और कृष्ण तीर्थी ने तक्कोलम का युद्ध में हारा था। यानी कि जो आपका परांतक था वो कृष्ण तीर्थी से तक्कोलम के युद्ध में हारा था, ये आपको याद रखना है। और मदुरा कोंडा की इन्होंने उपाधि धारण की थी, किसने, परांतक फर्स्ट ने। राजराज प्रथम ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। इन्होंने कई चीज़ें की, जिसमें से सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने श्रीलंका को विजय किया, फिर उन्होंने मुंडी चोल मंडलम स्थापित किया, शैव धर्म को मानने लगे, राजेश्वर मंदिर को इन्होंने निर्माण करवाया, राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर इनको कहा जाता है, तो इन्होंने इसकी स्थापना करवाई। तो ये आपके लिए जानना चाहिए कि किसकी, कि राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना किसने करी थी, तो राजराज प्रथम ने की थी। फिर उनके बेटे थे राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम भी आपके लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इन्होंने महिपाल या श्रीलंका के जो राजा थे महिपाल, इनको हराया, फाइनली हराया पूरी तरीके से। इसके अलावा गंगई कोंड चोल या गंगे कोंड चोल की स्थापना की, और इन्होंने गंगे कोंड चोल की उपाधि भी धारण की। तो गंगे कोंड चोलपुरम नगर जो इन्होंने स्थापित किया राजेंद्र प्रथम ने। इन्होंने जो है महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, इस तरीके की चीज़ें भी शुरुआत की थी। तो आगे बात करेंगे कि इन्होंने क्या किया, इसके बाद जो आए थे इनके बेटे राजेंद्र द्वितीय, तो प्रकेसरी की इन्होंने उपाधि धारण की। तो कुछ बातें हैं जो राजाओं के बारे में आपको जाननी चाहिए। अब बात करते हैं कि चोलों का प्रशासन कैसा रहा। तो यहाँ पे आपको भूमि के प्रकार बताए गए हैं कि भूमि यहाँ पे जो है चोल साम्राज्य में किस तरीके की देखी जाती थी। ब्रह्मदेव एक जो है आपकी भूमि का प्रकार होता था, जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, जो भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव। साला भोग, बेलन बगाई, देवदान, यतुर्वेद मंगलम, ये एक जो है कई सारे नाम हैं जो भूमि के प्रकार हैं। इसके बाद जो अग्रहार ब्राह्मण बस्तियों की सभा होती थी तो उसको क्या बोलते थे, तो मेरू मक्कल बोलते थे, मेरू मक्कल कहा जाता था। और नगरम, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो नगरम क्या था, तो व्यापारियों का जो है एक संघ होता था, तो उसको नगरम कहा जाता था। इसके अलावा प्रांत की बात करें तो प्रांत जो है मंडलम कहलाते थे, कोट्टम, नाडु और कुर्रम, इन नामों से जाने जाते थे। इसके अलावा बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पे 2 बंदरगाह इंपॉर्टेंट थे, एक पंपुहार और एक कावेरी पट्टनम। तो इसको पुहार भी बोलते हैं और या कावेरी पट्टनम, दोनों अलग अलग बंदरगाह हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि संगम साहित्य जो लिखे गए वो 3 इनकी बैठक हुई थी। तो तीनों बैठकों में संगम साहित्य की जो है रचना की गई, वो अलग अलग है, उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि चोलकालीन जो मंदिर थे उनकी स्थापना की गई थी किस किस के द्वारा। तो कौन से मंदिर थे, तो चोलेश्वरा मंदिर था आपका, विजयालय ने इसकी स्थापना करवाई। इसके अलावा ब्रह्मपुरेश्वरा मंदिर, ये भी चोल साम्राज्य का एक मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर जिसकी हमने अभी बात की कि 1011 में राजराज प्रथम ने या राजराज ने इसको निर्माण करवाया। उसके बाद राजेंद्र द्वितीय ने इस ऐरावतेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गंगई कोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की तो राजेंद्र प्रथम ने, ये भी हमने बात कर ली थी ऊपर। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि जो 3 संगीतियाँ हुई संगम साहित्य की, तो वो हम बात कर लेते हैं कि इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, और ये कहाँ पे हुई, तो मदुरै में हुई। दूसरी थी तोल्काप्पियर, इसके अध्यक्ष थे, और कोट्टापुरम में ये बैठक हुई थी इसकी संघ की। इसके बाद नक्कीरर की अध्यक्षता में उत्तरी मदुरै में जो है जो बैठक हुई संगम साहित्य इनमें लिखे गए, और तीनों बैठकों में संगम साहित्य लिखे गए।
इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है राजराज प्रथम ने क्या किया कि मुमुदी चोल देव की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जिसका अब इसका जो इस उपाधि का अर्थ क्या होता है, तो वह स्वामी जो 3 मुकुट का श्रृंगार करता हो, 3 मुकुट का श्रृंगार करता हो, मुमुदी चोल देव। इसका मतलब क्या है कि वो चोल, चेर और पांड्य इन तीनों पे यानी कि अपने पे रखता ही था। चोल, चेर और पांड्य के जो है उन पे भी कंट्रोल एक तरह से रखता था। इसीलिए ये इसने राजराज प्रथम ने मुमुदी चोल देव की उपाधि धारण की थी। आगे बात करते हैं दूसरे वंश के बारे में जो चेर आपका है। तो चेर के बारे में बात करें तो इसके प्रमुख राजा जान लीजिए कि उदयन जयराल, नेदुन जयराल, आदन, सेन गुट्टवन। ये इस तरीके से 3 प्रमुख राजा रहे। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछता, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो चेर राजा हुआ करते थे उनको केरल पुत्र कहा जाता था, क्योंकि ये इस केरल के साम्राज्य, केरल का जो क्षेत्र है उसमें ये चेर जो वंश है वो फैला हुआ था, तो इसीलिए केरल पुत्र इनको कहा जाता था। इनके क्षेत्र जो आधुनिक क्षेत्र में अगर इस हिसाब से यानी वर्तमान समय में देखें तो कोंकण का, मालाबार का, उत्तरी त्रावणकोर का क्षेत्र जो है वो सारा क्षेत्र जो है उस समय चेर वंश का जो है साम्राज्य हुआ करता था। और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो धनुष था। तो इसके बारे में पूरी बात जानेंगे इन दोनों के, लेकिन पहले पांड्य वंश को भी समझ लीजिए। तो पांड्य में क्या है कि क्षेत्र जो है वो इसका दक्षिणी तमिलनाडु का था। इसके बाद इसमें कहा जाता है कि स्त्रियों का शासन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ का जो शासक था, प्रसिद्ध शासक, वो नेंडुजेलियन था। ये नाम है नेंडुजेलियन, तो ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये जो साम्राज्य था पांड्य राज्य, वो मोतियों के लिए फेमस था, क्योंकि ये समुद्र के पास था, तो ये यहाँ पे मोतियों का उत्पादन होता था, तो मोतियों के लिए भी फेमस है। इसकी राजधानी मदुरई थी और प्रतीक चिन्ह जो है मछली था। जैसे प्रतीक चिन्ह इसका धनुष था वैसे ही इसका जो है मछली था। इसके अलावा मेगस्थनीज जो है, जिन्होंने इंडिका लिखी, इन्होंने इस पांड्य राज्य को क्या बोला है, इसको माबर बोला है, माबर कहा है। इसके बाद यहाँ पे एक बंदरगाह था कोकई, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ था। इसके साथ ही पांड्य राजाओं ने साहित्य सम्मेलन, संगम में क्या किया, उसका आयोजन करवाया। तो आपको पता है कि 2 संगम जो है, 2 बैठकें जो हुई हैं वो दोनों मदुरई में हुई हैं। इसके अलावा एक जो हुई है वो आपकी कोट्टापुरम में हुई है। तो इस तरीके से ये पांड्य राजाओं ने इसका स्थापना करवाई। अब इनसे संबंधित जो है आपके परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है वो बात कर लेते हैं कि इनके जो प्रशासन थे वो राजतंत्र और वंशानुगत हुआ करते थे। सभा जो होती थी वो राजा का सर्वोच्च न्यायालय होता था, तो वहाँ पे अगर कोई भी बात हो गई तो फिर उसके बाद कहीं सुनवाई नहीं होती थी। इस तरीके से सभा जो होती थी वो सर्वोच्च होती थी। युद्ध में मारे गए सैनिक की पाषाण मूर्तियाँ स्मारक के रूप में बनाई गई। तो इस तरीके से पाषाण मूर्तियाँ स्मारक के रूप में बनाई जाती थी। जो मारे जाते थे उन सैनिकों की एक याद के रूप में जो है पाषाण यानी पत्थरों से रख के एक स्मारक बना दिया जाता था जिनको याद किया जा सके। इसके अलावा बेतर, बेलिर और बेल्लार ये क्या होते थे, तो बेल्लार ये सब क्या है, ये धनी किसान और शक्तिशाली लोगों को दिया जाता था नाम, एक उपाधि दी जाती थी जिनको बेल्लार, जैसे आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन में आया एक बार कि बेल्लार कौन हुआ करते थे, तो धनी किसान जो थे वो आपके बेल्लार होते थे। इसके अलावा शक्तिशाली लोग भी बेतर, वेलिर कहलाते थे। यहाँ पे जो बंदरगाह इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको जानने चाहिए, वो है आपके टिंडिस, मुजरिस, ये कई बार क्वेश्चन में आते रहे हैं। इसके बाद यहाँ ये आता रहा है आपका पुहार और कोकई और अरिकमेडु, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी इनको भी दोनों को याद रख लीजिए कि नेलसिंडा और नोरा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं कि राजस्व स्रोत क्या होता था, तो सब जगह पे ही लगभग भू राजस्व ही एक तरह से इम्पोर्टेंट इनका राजस्व स्रोत हुआ करता था। अगस्त्य ऋषि जिन्होंने वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत ले गए, तो वो अगस्त्य ऋषि थे जो वैदिक संस्कृति को कहाँ ले गए थे, दक्षिण भारत में ले गए थे। और यही आपके पहले जो संगम साहित्य के कौन अध्यक्ष बने थे ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि इसमें और चीज़ें क्या हैं। तो मुख्य पेशा हुआ क्या करता था कि इन सब का जो मुख्य पेशा था वो कृषि हुआ करती थी, तो ये जानना जरूरी है। आगे बात करते हैं चालुक्य वंश के बारे में। और चालुक्य वंश को जानते हैं कि 6 से लेके 12वीं सदी तक ये शासन किए। इनका जो क्षेत्र था वो दक्षिण से मध्य भारत के बीच का था और ये 3 अलग अलग चालुक्य वंश थे। तो एक कहलाते थे बादामी के चालुक्य, एक कहलाते थे पूर्वी चालुक्य और एक कहलाते थे पश्चिमी चालुक्य। तो तीनों जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे। ये कर्नाटक के बातापी या बादामी चालुक्य कहलाते थे, इनकी राजधानी ये थी बातापी।
तो इस तरीके से इनका नाम ये पड़ा। इसका जो प्रमुख शासक है पुलकेशिन द्वितीय, जिसके साथ हर्ष की लड़ाई हुई और हर्ष हार गए थे, तो इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि पूर्वी चालुक्य हैं वो बेंगी में राजधानी इन्होंने बनवाई, और पूर्वी दक्कन का आज का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे हुआ करता था। पश्चिमी चालुक्य की बात करें तो बादामी चालुक्यों के वंशज थे, और 10वीं सदी के अंत में इनका उभार हुआ था, और कल्याणी से शासन किया इन्होंने, कल्याणी से शासन शुरू किया था। तो ये तीन जो हैं आपको ध्यान रखने हैं कि तीनों अलग अलग हुआ करते थे। बादामी के चालुक्य वंश जो है तीन जो है साम्राज्यों में बटा हुआ था। इसके बाद प्रमुख स्थापत्य की बात करें तो इन्होंने ऐहोल मंदिर बनवाए, जो बादामी के मंदिर बनवाए, और पडक्कल के मंदिर बनवाए थे। तो तीनों आपके लिए जानना जरूरी है। यही आपके यहाँ पे ऐहोल मंदिर भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं काकतीय वंश के बारे में और जानते हैं क्या बात है इनके जानने के लिए। तो क्षेत्र देखें तो वारंगल आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी उड़ीसा जो आज का क्षेत्र है उसमें ये फैले हुए थे। उसके बाद मोतुपल्ली यहाँ पे एक मुख्य इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि ये आपका बंदरगाह यहाँ पे हुआ करता था। और फिर ओरुगल्लू ये राजधानी थी। प्रोला प्रथम, जिसके बारे में हमने पहले बात की है कि वो इसके काकतीय वंश के स्वतंत्र राजवंश के संस्थापक थे, एक तरह से इन्होंने इसको बनाया था। इसके बाद प्रमुख शासक और रहे हैं जैसे रुद्रमा देवी और गणपति। सबसे महान काकतीय शासक जो थे आपके गणपति थे, और रुद्रमा देवी भी यहाँ शासन करती थी। तो इस तरीके से महिला जो है शासिका मानी जाती हैं काकतीय वंश की। तो इस तरीके से इसके बारे में बात करें कि काकतीय वंश के जो स्थापत्य था वो आपका रामप्पा मंदिर आपको जानना चाहिए। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है, और यही आपका क्या है यूनेस्को में शामिल हुआ। यही आपका क्या हुआ यूनेस्को में शामिल हुआ, ये आपको जानना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि रामप्पा मंदिर जो है काकतीय वंश से संबंधित है, और ये आपका कहाँ पे शामिल है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का जो है 39वां जो है स्थल है। तो आगे बात करें कि रामप्पा मंदिर को लेके क्या है कि जुलाई में आपका रामप्पा मंदिर जो है विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया यूनेस्को में, और ये भारत का 39वां शामिल किया गया है। रामप्पा जो आपका मंदिर है, इस मंदिर के शिल्पकार कौन थे? तो रामप्पा ने ही इनको बनाया था। इन्हीं के नाम पे इनको जो है रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। वैसे इसका जो है नाम है रुद्रेश्वर मंदिर। तो ये दो आपको चीज़ें जाननी चाहिए। इसके अलावा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं कि वाकाटक या बकाटक वंश के बारे में। तो ये 3री से लेके 5वीं सदी के बीच में रहे थे, और ये ब्राह्मण राजा हुआ करते थे। यानी वाकाटक वंश के राजा कौन थे? तो ब्राह्मण थे। इनकी राजधानी जो थी नगरधन थी। प्रमुख शासक की बात करें तो बिंद शक्ति, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय और सर्वसेना, ये करके इनके प्रमुख राजा इस शासन के हुआ करते थे। और इसके अलावा ये वाकाटक गुप्तों के समकालीन थे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब गुप्तों का शासन था तभी इनका भी शासन चला। जैसे आपको पता ही है कि 3री से लेके और 6वीं शताब्दी तक वैसे तो गुप्तों का शासन रहा है। तो इस तरीके से ये उनके समकालीन माने जाते हैं। वाकाटकों ने समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध बनाए, तो इस वजह से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ावा दिया। गुप्तों की प्रभावती गुप्त के साथ जो है रुद्रसेन द्वितीय की शादी की। इस तरीके से देख रहे हैं कि इन्होंने अपने गुप्तों के साथ भी क्या किया, इन्होंने गुप्तों के साथ भी संबंध बनाए। तो इस तरीके से अब इनका क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र जो है इनका क्षेत्र मध्य दक्कन का जो क्षेत्र है, तो भारत का जो मध्य दक्कन का क्षेत्र है वहाँ पे ही इनका शासन हुआ करता था। इसके अलावा ये शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही वाकाटक राजा जो हरिसेन थे, हरिसेन के संरक्षण में अजंता की गुफाओं के चट्टानों को काट कर क्या किया गया, बौद्ध विहार बनवाए गए, चैत्य बनवाए गए। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। इसके अलावा अजंता गुफा में जो 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं वो वाकाटक स्थापत्य को दिखाती हैं, उनकी जो है उत्कृष्टता को दिखाती हैं। और इसमें भी महाविनिष्क्रमण जो पेंटिंग है बुद्ध की, वो आपको जानना जरूरी है कि वो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और महाविनिष्क्रमण क्या है तो आप सभी जानते हैं कि बुद्ध के यानी कि गौतम बुद्ध के जो घर छोड़ने की गृह त्याग की जो घटना थी उसी को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि अजंता शिलालेखों में बिंद शक्ति को द्विज के नाम से जाना जाता है।
इसके साथ ही इसकी सैन्य उपलब्धियों की प्रशंसा हुई है। तो द्विज जो है वो क्या दिखाता है कि आपकी बिंद शक्ति को दिखाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रवर सेन, जो वाकाटक शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, वो आपका इम्पोर्टेंट शासक हो जाता है। आपको जानना चाहिए कि प्रवर सेन कौन था, वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका, वाकाटक शक्ति का। इसके साथ ही वाकाटकों के समय में हाथी देवता सामान्य रूप से पूजे जाते थे। तो ये आपके लिए और जानना है कि कौन से देवता जो है पूजे जाते थे, कि हाथी देवता पूजे जाते थे। अब बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में, क्या है इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें। तो 4 से लेकर 9वीं शताब्दी तक के बीच में ये शासक रहे। इनके जो संस्थापक थे पल्लव वंश के वो हैं सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु जो हैं आपके यहाँ पे आज संस्थापक हैं। और राजधानी आपकी कौन सी है, तो पल्लवों की राजधानी कांची थी। इसके अलावा 12वीं इसके क्या है, दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही पल्लव शासकों के समय में चट्टानों को काट कर क्या होते थे, मंदिर बनाए जाते थे, जिसमें आपको पता ही है कांची का मंदिर वो बनाया गया। इसके साथ ही यहाँ पे जो प्रमुख शासक रहे हैं महेंद्र बर्मन प्रथम, ये शैव अनुयायी थे, यानी शिव को मानते थे। इन्होंने जो है मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। ये मज विलास नहीं है, मत्त विलास। तो मत्त विलास प्रहसन इसकी रचना की मतलब क्या है, लिखा था इसको, रचना की थी इसकी, तो इसलिए ये जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मत्त विलास प्रहसन किसने लिखा था। इसके साथ ही नरसिंह वर्मन प्रथम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही इन्होंने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में एकास्मिक रथों के मंदिर बनवाए थे और सौर मंदिर भी बनवाए थे। ठीक है, तो ये आपके लिए, इनको सौर का मतलब तटीय मंदिर भी बोलते हैं, तो इसको तटीय मंदिर भी बोला जाता है। तो एकास्मिक यानी एक पत्थर से बने मंदिर भी बनवाए इन्होंने रथों के, जो आप जानते ही हैं कि जो आपके जो रथ मंदिर बनवाए थे उनमें आपका जो आपकी द्रौपदी और दशरथ और कई सारे जो आपके पूरे महाभारत में जो आपके 8 मंदिर इसमें बने थे रथ मंदिर, तो वो सारे एक परिवार से संबंधित थे। इसके समय वेनसांग कांची आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वेनसांग कहाँ पे आए थे, कांची आए थे। अब बात कर लेते हैं कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, कि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की, एक तो राज सिंह की, आगम प्रिय की, शंकर भक्त की। तो इनने 3 उपाधियाँ धारण की थी। और कैलाश मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया जो कांचीपुरम में है, तो इसको कैलाश मंदिर या कांचीपुरम का मंदिर भी कहा जाता है। इसके साथ ही दंडेन इनके दरबार में थे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि दंडेन जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश को लेके, जो 8वीं सदी के बीच में थे। और इन्हीं राष्ट्रकूटों की हमने बात की थी, जो कन्नौज की लड़ाई हुई, कन्नौज का जो संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षी संघर्ष, वो इसी में ये राष्ट्रकूटों ने इसमें भाग लिया था। तो इसके संस्थापक कौन हैं, तो आपके दंती दुर्ग हैं, संस्थापक इसके दंती दुर्ग हैं। इनकी राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी और राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीन थे। तो राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के अधीन थे, बाद में ये स्वतंत्र हुए। और इनके प्रमुख शासक की बात करें तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद और कृष्ण प्रथम। तो इस तरीके से ये शासक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके बारे में हमने ध्रुव के बारे में बात की थी, गोविंद के बारे में बात की थी, आपके कन्नौज के जो त्रिपक्षी संघर्ष था उसमें हमने पूरी चर्चा की थी। इसके बाद बात करते हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो आपके ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार क्वेश्चन में आता रहा है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो कृष्ण प्रथम ने करवाया। और किससे संबंधित था, तो वो राष्ट्रकूटों से संबंधित था। ये आपके RO PCS इन सब में पूछा जाता रहा है। इंद्र तृतीय के बारे में बात करते हैं तो अल मसूदी जो है के समय, इंद्र तृतीय के समय क्या है, अल मसूदी जो अरब का यात्री था वो भारत में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें यहाँ के जो और प्रमुख शासक हैं, तो अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में बात करते हैं। इन्होंने इनकी राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेत थी। और ये प्रथम कन्नड़ काव्य रचना इन्होंने की थी। तो प्रथम कन्नड़ काव्य रचना किसने की, तो अमोघ वर्ष ने की थी। इसके साथ ही ये कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका की रचना इन्होंने की। तो 2 इन्होंने रचना की, कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका, इनकी रचना की थी और कन्नड़ में की थी, कन्नड़ भाषा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जैन धर्म के ये अनुयायी थे। जिनसेन के प्रभाव में आके ये जैन धर्म के क्या बन गए, अनुयायी बन गए। कौन, अमोघ वर्ष प्रथम। इसके साथ ही इसके समय ब्रोच एक बंदरगाह हुआ करता था, ये ध्यान रखना है, ब्रोच एक बंदरगाह था। उसके साथ सुलेमान अरब
व्यापारी जो था ने अमोघवर्ष को क्या कहा कि विश्व के 4 महानतम राजाओं में से एक माना। तो किसने? कि सुलेमान जो अरब यात्री था उसने। और 3 कौन थे? तो विश्व के 4 महानतम राजाओं में आपका था अमोघवर्ष प्रथम, लेकिन 3 जान लीजिए कि बगदाद का खलीफा, उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल का राजा और चीन का सम्राट। इन 3 के बाद मतलब चारों में आपका कौन शामिल थे? तो आपके राष्ट्रकूट के अमोघवर्ष प्रथम शामिल थे। तो इस तरीके से ये सारे राजवंश आप समझ गए हैं और आपका दक्षिण भारत खत्म हो चुका है और यहाँ इसी के साथ ही आपका प्राचीन भारत भी ख़त्म हो गया है। अब हम एक दो दिन में आपके लिए मध्य भारत की शुरुआत करने वाले हैं इसी आपके GK GS प्रोग्राम में। तो वो आप और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से हम करने वाले हैं। इसमें थोड़ी सी कुछ कमियां रही, लेकिन इस जो आगे मध्यकालीन भारत होगा या आधुनिक भारत होगा तो उसको और अच्छे से किया जाएगा और विद क्वेश्चन के साथ किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन उनमें आएंगे आपके साथ। तो इस क्लास से बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो इस चैनल के साथ जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा है कि आपकी तैयारी अब कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन भी एक साथ चलेंगे, आपके कॉन्सेप्ट के साथ आपके ये चीज़ें भी चलने वाली हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो एक साथ दोनों चीज़ें चलेंगी तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।